Okay, good afternoon, everyone. Hello. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे चलिए, अब इस चैप्टर में कल हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन जस्ट टू स्टार्ट द क्लास, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, जस्ट बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। वो कर दो जल्दी से, फिर उसके बाद we'll start a new topic of this chapter, which is moment of inertia. तो बिफोर वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर, बिल्कुल सिंपल सा। जस्ट यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट एंड यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आर की वैल्यू आप ले लीजिए, आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 4k कैप, और वी की वैल्यू ले लीजिए प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, और मान लो कि मास ऑफ पार्टिकल इज 4 किलोग्राम। आपको बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जल्दी से करो। फोर रूट 213। चलो देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए हमें क्या करना है, m इंटू आर क्रॉस ऑफ वी। ये हम लोगों ने पढ़ा था, हमेशा याद रखो आर क्रॉस ऑफ वी होता है, वी क्रॉस आर नहीं होता। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए सर हम लिखेंगे, मास की वैल्यू हमें पता है, आर क्रॉस ऑफ वी लिखना है तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप और ये के कैप। ये कल भी बताया था सर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, बिना क्रॉस प्रोडक्ट के ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी। आई के साथ जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, यहाँ 2, -2, 3, 4, -2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आई क्या क्रॉस करोगे, तो आई क्या क्रॉस करोगे तो सर आपको मालूम है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप हाइड कर दो, बाकी बचे हुए 4 का क्रॉस प्रोडक्ट करो, है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप हाइड कर दो और बाकी बचे हुए 4 का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12 माइनस टू विल बिकम 4, 4 आई कैप। उसके बाद माइनस साइन लिखो, फिर जे कैप फर्स्ट रो बट द सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करिए,
और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो ये 4 2 8 माइनस ऑफ -2, ठीक है सर, जे कैप, बोलो, प्लस ऑफ, उसके बाद फिर ऑल्टरनेट साइन पे जाइए, फिर प्लस लगाइए, प्लस लगा के लास्ट वाले पे आइए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 के कैप, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 8 आई कैप, दिस विल बिकम 10, तो माइनस ऑफ 10 जे कैप माइनस ऑफ 7 के कैप, ये आ जाएगा सर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड वी। जब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट पता चल गया तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका आप स्क्वायर करेंगे और सारे स्क्वायर्स को ऐड करेंगे इन स्क्वायर रूट, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो कर दो, यहां से इसको मैं हटा देता हूं, मैग्नीट्यूड निकाल लो एंगुलर मोमेंटम का। चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस ऑफ 100 प्लस ऑफ 49, अब जो भी आ रहा हो ये, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, हाँ बताइए। ये डिटरमिनेंट कर रहे हैं सर, तो जी हम पहले -2 × 2 फिर -12 नहीं कर सकते? नहीं, जी सर। नहीं कर सकते। इसका जो रूल है ना बेटे, जैसे साइन के साथ रूल है कि आपको पहले प्लस फिर माइनस लगाना है, वैसे ही इसके साथ भी रूल है, जी सर। ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में वैसे ये रूल आपको पढ़ाया जाएगा, क्लास 12th में मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर आएगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ओके सर। तो वहां वैसे ये चीजें डिस्कस करी जाएंगी। अभी तो सिर्फ हम उसका यूज कर रहे हैं जस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर, मैंने वो उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा, वेक्टर वाइज अलग है। मैग्नीट्यूड वाइज इसलिए सेम आएगा, द रीजन बीइंग कि नेगेटिव का भी आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, यस सर। है ना। बट वेक्टर वाइज साइन गलत होगा, देखो वेक्टर वाइज साइन उल्टा हो जाएगा ना, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस। जी सर, समझ गया। ठीक है, चलिए सर, मूविंग ऑन। नाउ वी आर इन पोजीशन टू स्टार्ट हर्षित, जानवी, मोहना, सक्षम, ताहिरा, तारिक। गायब कौन है आज? अच्छा, विभूति गायब है, इशिका गायब है। जितना मैं कहता हूँ नहीं गायब होने को, उतना गायब ही रहते हैं लोग। एनीवेज, मूविंग ऑन। तो चलिए आगे बात करते हैं। टॉपिक का नाम लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब बैकबोन है इस चैप्टर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि इस सेशन में 11th के सिलेबस में कुछ चीजें डिलीट करी गई हैं, जिसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कुछ चीजें डिलीट किया गया, मतलब इस चैप्टर रोटेशन में कुछ चीजें डिलीट करी गई हैं, मैं वो बता देता हूं। और जो डिलीट किया गया वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिलीट करने का मतलब ही ये है सर कि वो जो पार्ट है विच इज डिलीटेड, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें डिलीट किया गया है स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब ये है कि आपको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक थ्योरम होता है, दो थ्योरम होते हैं बेसिकली, एक का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरे का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम, हाँ बहुत बढ़िया सवाल सक्षम का। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है आपके, वो थ्योरम आपको बेसिकली इस साल 11th के एग्जाम में नहीं आएगा, तो उसके डेरिवेशन वेरिएशन पे मैं नहीं जाऊंगा। द पॉइंट इज कि आना ही नहीं है तो उसके डेरिवेशन को करके फायदा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो हम टाइम क्यों खराब करें। हाँ, बट मैं उसका एप्लीकेशन आप लोगों को जरूर सिखा दूंगा, मैं बता जरूर दूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, मतलब पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या और कैसे अप्लाई होता है, ठीक है सक्षम साहब। बट उसके डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन से हमें कोई मतलब फिलहाल तो नहीं है, बिकॉज 11th के एग्जाम में इस साल तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस पोर्शन को इस साल डिलीट कर दिया गया है। इज इट क्लियर, कन्विंस्ड? यस।
ठीक है, तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर सबसे पहली बात, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो पहले तो मैं आपको एक बेसिक बात समझाऊं, लेमन लैंग्वेज में पहले इन चीजों को समझो, उसके बाद फिर मैथमेटिकली तो अपन फॉर्मूला समझ ही लेंगे। सबसे पहली बात सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इज द इफर्ट ऑफ रोटेशन। इसको मैं अगर लेमन लैंग्वेज में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एफर्ट ऑफ रोटेशन मतलब घुमाने का कष्ट। इफ यू आर रोटेटिंग अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी भी बॉडी को अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो आपको कितना ज्यादा इफर्ट या कितना कम इफर्ट लगाना पड़ेगा, कितना ज्यादा कष्ट होगा या कितना कम कष्ट होगा, दैट इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज द मेजर ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे बेटे, अगर आप किसी बॉडी को चलाना चाहते हो, तो आपको मालूम है कि अगर मुझे किसी बॉडी को मूव कराना है, स्लाइड कराना है, ट्रांसलेट करना है, तो हमें इस बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस बॉडी पे हमें कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कितना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो इस बॉडी के इनर्शिया पे डिपेंड करता है। और वो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। भाई अगर ये 2 किलोग्राम की बॉडी है, इफ इट इज 2 किलोग्राम बॉडी, तो इस पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लो कंपैरेटिवली अगर हम देखें। और ये 10 किलोग्राम बॉडी है, तो हम 2 किलोग्राम पे कंपैरेटिवली कम फोर्स लगाएंगे तो ये चलने लगेगा, और 10 किलोग्राम पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू 2 किलोग्राम, तब ये चलेगा। इसका मतलब चलाने में कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली उसका जो मेजर है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इनर्शिया। और वो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो दैट इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सिमिलरली किसी भी बॉडी को अगर आपने रोटेट कराना है, तो देखो ये बात डिपेंड करती है कि आप बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ये रॉड है, ये रॉड है, तो आप हो सकता है इसको एंड पे पकड़ के घुमाएं। ठीक है, एंड पे पकड़ के घुमाएं, मतलब एंड वाली एक्सिस के अबाउट इसको आप रोटेट कराना चाहिए, आपकी मर्जी है ना। या फिर आप इसको कहीं इन बिटवीन से घुमाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी मर्जी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हो। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं दिख रहा हूँ आपको, ये मान लो मेरे हाथ में ये रॉड है। अगर मैं इस रॉड को बीच से पकड़ के घुमाना चाहूँ, यहां से दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, यहां से बिल्कुल बीच से, तो मुझे अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको एंड पे पकड़ के घुमाना चाहूँ, अगर आप चाहो तो अपने पेन को पकड़ के ऐसे घुमाने की कोशिश कर सकते हो। इसको एंड के अबाउट घुमाने की कोशिश करो और इसको बीच के अबाउट घुमाने की कोशिश करो, मतलब यहां से घुमाओ, रोटेट कराओ, और फिर एंड के अबाउट रोटेट कराने की कोशिश करो। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एंड वाली एक्सिस के अबाउट जब आप इसको रोटेट कराओगे ना, यहाँ के अबाउट, तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जब आप इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करोगे तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। मतलब इन द केस ऑफ रोटेशन, आप कितना ज्यादा आपको मेहनत करनी है या कितना ज्यादा एफर्ट लगाना है टू रोटेट द बॉडी या टू मेक द बॉडी रोटेट, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पेन का मास ज्यादा हो जाए, मान लो ये आयरन की रॉड हो, तो उसको घुमाने के लिए और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये मास पे तो डिपेंड करता ही है, along with that it also depends on the axis about which you are rotating the body। मतलब मास पे तो डिपेंड करता है, साथ साथ किस पे डिपेंड करता है? साथ साथ ये उस एक्सिस पे भी डिपेंड करता है जिस एक्सिस के अबाउट आप इस बॉडी को रोटेट करना चाहते हो। ठीक है, बात समझ आ गई? इसका मतलब है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लाइक इनर्शिया, इनर्शिया हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करते हैं इन द केस ऑफ रोटेशन। तो जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन पे बॉडी चलती है, तो जिस तरह से बॉडी को ट्रांसलेट कराने के लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन पे चलाने के लिए जो हम एफर्ट लगाते हैं, इन अदर वर्ड्स जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो उस फोर्स का हमें मतलब जो है वो, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि हाउ लार्ज फोर्स यू विल हैव टू अप्लाई और हाउ स्मॉल फोर्स यू विल हैव टू अप्लाई ऑन द बॉडी। द मेजर ऑफ दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इनर्शिया। कि अगर बॉडी का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो यू विल हैव टू अप्लाई अ ग्रेटर फोर्स टू मेक द बॉडी मूव और टू मेक द बॉडी, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट बॉडी। अगर उसका वो बॉडी का इनर्शिया कम है, तो यू विल हैव टू अप्लाई अ स्मॉलर फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो ये इनर्शिया
मतलब बताता है कि आपको कितना ज्यादा या कितना कम एफर्ट लगाना है। सिमिलरली इन द केस ऑफ रोटेशन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि आपको घुमाने के लिए, आपको बॉडी को घुमाने के लिए कितना ज्यादा या कितना कम टॉर्क लगाना है। फिर से सुनो, सक्षम मैंने ये बोला कि ये जो इनर्शिया है इन द केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी से कंफ्यूज मत हो जाओ। ट्रांसलेटरी का मतलब व्हेन यू मेक द बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उस मोशन को हम सिंपली ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, जिसको आप गलत फहमी में जिसको आप लीनियर मोशन कहते रहते हो, वो एक्चुअली में ट्रांसलेटरी मोशन है, इट्स नॉट लीनियर मोशन। खैर, तो किसी भी बॉडी को चलाने के लिए हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल फोर्स यू हैव टू अप्लाई, वो हमें कैसा पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा उसके इनर्शिया से, है ना। लार्ज इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया, मोर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी मूव, एंड स्मॉल इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया, लेस विल बी द फोर्स अप्लाइड टू मेक द बॉडी मूव। ठीक है। इसी तरह से रोटेशन के केस में वो काम कौन करता है? वो कौन बताता है आपको कि कितना ज्यादा टॉर्क, कितना कम टॉर्क, या कितना ज्यादा एफर्ट या कितना कम एफर्ट लगाना है आपको टू मेक द बॉडी रोटेट about a particular axis of rotation? वो आपको बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ दैट एफर्ट। ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं इसकी दूंगा, बट ये बात लॉजिकली आपको समझ में आ गई। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखो डिफरेंस क्या है। इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। भाई अगर आपको किसी बॉडी को चलाना है या चलती हुई बॉडी को रोकना है, तो आपको मालूम है कि उसका नहीं, उसका उसका जो क्या बोल रहा हूँ सक्षम, तुम क्या बोल रहे हो? एंगुलर इनर्शिया नहीं होता बेटा, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, एंगुलर इनर्शिया नहीं कहते। ठीक है सक्षम? Yes. ठीक है। खैर, मोमेंट वर्ड का मतलब तुम्हें समझ में आता है ही है। मैंने बोला था मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी होता है, मोमेंट ऑफ अ एंगुलर लीनियर मोमेंटम भी होता है, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंट का मतलब ही है किसी भी चीज का डिस्टेंस के साथ रिलेशन, एक तरह से ऐसे समझ लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड मैंने कह दिया, तो इसका मतलब है कि इनर्शिया प्लस डिस्टेंस का रिलेशन है कुछ। खैर, मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि इन द केस ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन द मास, कि हेवियर इज द बॉडी, हायर विल बी इट्स इनर्शिया, and lighter is the body, less will be its inertia. But in the case of moment of inertia, ये mass पे भी depend करता है, और साथ साथ it also depends on the axis about which the body is about to rotate, या body has to rotate. ठीक है। मतलब if you change the axis of rotation for the same body, moment of inertia of the same body will change. ठीक है। It depends on the axis of rotation about which you are rotating the body. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि मतलब आपको किसी भी बॉडी को रोटेट कराने में what should be your effort, मतलब how huge effort you will have to apply, or how small effort you will have to apply on the body about a particular axis of rotation, उसी का measure is basically called as moment of inertia, जिसको हम अब मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। और यही डेफिनेशंस होती हैं जो आपके बुक्स के अंदर भी होती है, या एग्जाम में अगर कोई पूछ ले तो यही लिखना है। और जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, वो आपको सिर्फ इसलिए बताया मैंने ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि है क्या ये प्रैक्टिकली। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल के लिए या किसी भी बॉडी के लिए किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो पहले एक सिंगल पार्टिकल के लिए बताता हूं कि हाउ डू वी राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर किसी बॉडी का मैं बता दूंगा। मान लीजिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन यू वांट टू मेक दिस पार्टिकल मूव और रोटेट। इस पार्टिकल का मास m है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिमेंबर द फैक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस बी r। ठीक है। इस पार्टिकल को हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कराना है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल पार्टिकल, देन आई विल कंबाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, बट एक के लिए पहले समझिए। इफ दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, तो इस केस में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन would be written as the product of mass of the particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला है m r square, where m is the mass and r is its perpendicular distance from the axis of rotation का स्क्वायर। तो I is equal to m r square होता है फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अच्छा सर, अगर इसी तरह से और पार्टिकल्स हों, मतलब देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स से एक पार्टिकल सर यहां पर है, ये एक पार्टिकल सर कहीं यहां पर है m2 r2। याद रखिएगा, ऑल द डिस्टेंसेस हैज टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ये इस तरह से आपकी एक्सिस है और इसके अबाउट ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वुड बी रिटन एज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस ऑफ m2 r2 का स्क्वायर plus of m3 r3 का square and so on and so forth. So this will be the moment of inertia. Means if you have more than one particle, so you will take the sum of moment of inertia of the individual particles about the same axis of rotation, and you will add them up to get the total moment of inertia of the system about that axis of rotation. ठीक है सर, इसकी SI यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? SI यूनिट, ठीक है, इसकी जो SI यूनिट होगी दैट वुड बी kg मीटर स्क्वायर, है ना? मास की SI यूनिट इज kg एंड r इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की SI यूनिट वुड बी मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो दिस वुड बी मीटर स्क्वायर. दूसरी बात, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी जी? सर आपने बोला कि ये जो मास होना चाहिए वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. सर मास को हम कहीं भी प्लेस कर दे सर, वो तो परपेंडिकुलर होगा ही ना. तुमने उल्टा सुना ना, मैंने बोला मास नहीं, मैंने बोला डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर. आप कहीं पर भी मास प्लेस कर दीजिएगा तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर आपको दिया जाए, जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने ये पार्टिकल रख दिया और मैंने ये डिस्टेंस दे दिया, आई एम कॉलिंग दिस एज r एंड दिस एंगल इज थीटा, आपने लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो ये गलत है, अच्छा अच्छा ऐसे बिकॉज द डिस्टेंस गिवन इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मतलब ये मैं बार बार कह रहा हूँ ओके कि सर, ये जो मतलब डिस्टेंस, जी सर समझ गया मैं. मतलब जो डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई करेंगे जिसको आप r कह रहे हैं, दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद फिर mr स्क्वायर लिखो. खैर, पहला पॉइंट तो ये मैंने बका. दूसरा मैं आपसे कुछ बोल रहा था जो मैं भूल गया बोलना, क्या बोल रहा था हर चीज में. खैर, मैं ये बोल रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो यू कैन सिंपली ऐड और सबट्रैक्ट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है सर, तो अब आप डेफिनेशन लिख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, राइट द डेफिनेशन. उसके बाद ये फॉर्मूला लिखिए. अब इसी फॉर्मूले पे पहले हम कुछ काम करेंगे, कुछ चीजें समझेंगे, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिफरेंट केसेस का, फिर उसके बाद फिर फर्दर हम रिजिड बॉडी के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एंड सो ऑन. तो पहले लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एक्सिस, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, moment of inertia of a system about a fixed axis, moment of inertia of a system about a fixed axis is defined as moment of inertia of system about fixed axis is defined as moment of inertia of system about fixed axis is defined as the sum of about a fixed axis is defined as the sum of product of masses, the sum of product of masses of particle constituting the system, sum of, मैं लिख देता हूं यार, sum of के बाद मैं लिख रहा हूं sum of products, sum of products of the masses of particles constituting the system and squares of their perpendicular distance from axis of rotation. लिखिए.
फ्रेंड्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज हाउ वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट इज मास इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है तो सबके लिए यही काम करो एंड ऐड देम algebraically you will get the total moment of inertia of the system. Sir, अगर rigid body होगी जिसमें there would be million and billion of particles and the position of all those particles will not be given to us, तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में हम इंटीग्रेशन करेंगे which we will understand later on in this category, but पहले हम पार्टिकल सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूअस या रिजिड बॉडी कह लो उस पर बात करेंगे। तो पहले सिंपल सा क्वेश्चन सर, आपको मैंने बोला कि एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, एंड दिस टू पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम। ये दोनों पार्टिकल मिलके एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इन अदर वे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सिस्टम में ये दो ही पार्टिकल हैं, दीज टू पार्टिकल फॉर्म्स अ सिस्टम फॉर मी। ठीक है, एंड द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज 2 किलोग्राम, लेट्स से मास ऑफ दिस पार्टिकल इज 4 किलोग्राम, और आपसे ये बोला गया कि दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर्स एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 6 मीटर, नहीं 6 ज्यादा हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। So you have to find out the moment of inertia about this axis of rotation as shown in the figure. You have to calculate the moment of inertia of this two particle system about this axis. जल्दी से करो, एकदम आसान सा सवाल, बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान। जल्दी ओरल सवाल, आंसर बोलो। एक आंसर आ गया मेरे पास, बाकी लोग भी जल्दी करो, ये तुम कर सकते हो। हर्षित का आंसर आ गया। रेस्ट, व्हाट अबाउट यू? इसका आंसर तो हर कोई बता सकता है। सक्षम का भी आंसर आ गया। Mauna, can you please send me your answer? Mauna, neither you speak nor you send answers in chat. Mauna, I want answer. Yes, sir. I want answer to this question, beta. तारिक, तुम्हारा आंसर 8 आ रहा है। सर तो मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हमने लिखा है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है ना कि अगर हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 0 होगी तो उसे सबसे आसानी से रोटेट किया जा सकता है। हाँ, मतलब उस रोटेशन ही उसका नहीं कंसीडर होगा फिर तो। नॉट ओनली आसानी से रोटेशन ही कंसीडर नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द टॉर्क, कि अगर पार्टिकल इफ इट एग्जैक्टली लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना। आई मीन सर नेग्लिजिबल, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होने का मतलब है कि रोटेशनल इफेक्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन दैट केस। ओके ओके सर, ठीक है, खैर तो ये बहुत आसान सा था। पता नहीं व्हाई माहुना नॉट रिप्लाइड येट टू दिस क्वेश्चन। भाई सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सिखाया आपको? आप लोग करते ही नहीं हो, इसका मतलब बाकी जो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अभी भी आपको क्या सिखाया है? मास इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 4 into 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 2 into 4 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ये कितना हो जाएगा? 4 16 प्लस ऑफ 16 32, क्या बताऊं इसमें, 48 kg मीटर स्क्वायर। खत्म, ये आंसर है। मतलब सिंपली मल्टीप्लाई और ऐड करना है, एंड यू फेल टू दैट, डू दैट आल्सो। पता नहीं क्या करोगे। एनीवेज, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, विच यू हैव टू ट्राई फॉर। पहला मतलब ये एक स्क्वायर है ना, लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ स्क्वायर प्लेट, इट्स सिंपली अ स्क्वायर on the vertices of which I am placing few particles with some masses। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के साइड लेंथ तो हमेशा सेम होंगे। तो मान लीजिए इस स्क्वायर का साइड लेंथ a है, इट्स अ स्क्वायर, तो साइड लेंथ इज a। आपको मैं डिफरेंट केसेस दे रहा हूं। इसका मास मान लीजिए m है, इसका मास मान लीजिए 2m है,
मतलब m कुछ भी हो सकता है 2m, इसको मैं डेटा नहीं लेके मैं m के टर्म्स में ले रहा हूँ मासेस। यहाँ पर मास 4m, यहाँ पर मास फिर से 2m। आपको मैं डिफरेंट एक्सिस दे रहा हूँ एंड वन बाय वन यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिफरेंट एक्सिस। पहले एक एक्सिस में यहाँ ले रहा हूँ, है ना, मतलब इंडिविजुअली करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब एक्सिस के अबाउट लिखना है, नहीं नहीं नहीं। आपको मैं ये एक्सिस नंबर 1 दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली अबाउट दिस एक्सिस। जब आप ये कर लेंगे तो फिर इसके बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता करेंगे, ठीक है। दिस एक्सिस इज यू कैन सी एज एक्सिस नंबर 2। आपको इंडिविजुअली पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस नंबर 1 एज वेल एज अबाउट एक्सिस नंबर 2। और तीसरी एक्सिस ध्यान से सुनिएगा, द थर्ड एक्सिस इज दिस। ये जो तीसरी एक्सिस मैंने लिया, ये एक्सिस नंबर 3 कह देता हूं इसको। दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ a square and perpendicular to the plane of a square। ये तीसरी एक्सिस है, मैं बता दूंगा इसका मतलब। तो इन तीनों एक्सिस के आप क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका फाइंड MOI दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑल द 3 एक्सिस इंडिविजुअली। मतलब पहले वाले एक्सिस के अबाउट पता करो, फिर दूसरे वाले एक्सिस के अबाउट पता करो, फिर तीसरे वाले एक्सिस के अबाउट पता करो, इंडिविजुअली ये काम करो। यू डोंट हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑल द एक्सिस टुगेदर, वन बाय वन आप सॉल्व करिए इसको। करिए कोशिश, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट अभी करिए। ओके हर्षित, हो गया? कैन आई सॉल्व? I have got this answer from Harshit. चलो देखो, आई होप कि आपने क्वेश्चन तो कम से कम नोट कर ही लिया होगा इतनी देर में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि व्हाट विल बी द केसेस और व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो सर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फॉरगेट अबाउट ऑल द एक्सिस, ओनली कंसंट्रेट अबाउट द एक्सिस नंबर 1। फर्स्ट एक्सिस पे कंसंट्रेट करते हैं, ये वाली एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, पहला वाला। तो MOI या सिंपली आई, जो मन करे आपको लिखो, अबाउट दिस फर्स्ट एक्सिस अगर मैं लिखूं,
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिस पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड दिस पार्टिकल ऑफ मास m एग्जैक्टली फॉल्स ऑन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सिस 1, तो एक्सिस 1 पे आप ये कह सकते हो कि ये जो आपके दोनों पार्टिकल हैं दैट फॉल्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ। ये दोनों पार्टिकल कहां पे लाई कर रहे हैं? इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों पार्टिकल इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन? इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं भाई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और 2ma का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, बिकॉज m Yes. एंड 2m बोथ आर ऑन द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इनका डिस्टेंस 0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। तो सिंपली इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसके लिए आप लिखेंगे 2m into a का स्क्वायर, बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट a, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओनली a, तो आप लिखेंगे 4m multiplied by a का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 6ma स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो ये आ गया आंसर। और बाकी जाहिर है सक्षम और हर्षित हैज टोल्ड मी द सेम आंसर, तो उन दोनों का सही भी है। मूविंग ऑन टू द एक्सिस नंबर 2, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस नंबर 2, MOI about 2. Tahira, can you please unmute your mic if you can, please? Tahira? Yes, sir. मुझे ये बताओ कि एक्सिस 2 के पे अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2m एंड 4m? ये जो नीचे दो आपको मासेस दिखाई दे रहे हैं, 2m वाला और ये 4m वाला, ये इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 2 के अबाउट कितना होगा? व्हाट वुड बी देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Sir, 8ma square. अरे मैं पहले तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि इस m और 2m और 4m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपसे मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। ये एक्सिस 2 की बात कर रहा हूँ। ये 2m और 4m कहां पे लाई कर रहा है ताहिरा? ताहिरा, ये 2m और 4m कहां पर है? इज इट ऑन द एक्सिस और कहीं और है? अगर ये एक्सिस पर ही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा तारिक? सिंपल सी बात है, 0 होगा भाई। सिंपल सी बात है ना कि अगर कोई चीज उसी एक्सिस पे ही लाई करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस 0 होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो अगर मैं एक्सिस 2 के अबाउट ये काम कर रहा हूं तो एक्सिस 2 के अबाउट 4m भी एक्सिस पे रखा हुआ है, 2m भी एक्सिस पे रखा हुआ है, तो 2m और 4m क्या होगा? तो 2m और 4m दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 0 होगा। सिंपल सी बात है। तो सिर्फ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट? तो सर इसका आएगा और इसका आएगा। और कितना आएगा सर? m इंटू a का स्क्वायर प्लस ऑफ 2m इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3ma का स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन नंबर 2। ये नोट करिए, मैं तीसरा वाला करूं, या अभी भी जिनको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अभी और क्वेश्चंस मैं ऐसे कराऊंगा अभी आपको। नहीं सक्षम, तुमने तो कर ही लिया था। रेस्ट, लेट्स जस्ट रिप्लाई अबाउट दिस। हाँ भाई, बाकियों आपने नोट कर लिया या शुड आई वेट? यार कुछ बोलते ही नहीं ये लोग अलग सदमे में। अरे कैन आई इरेज दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। विभूति, जानवी, महुना, तारिक, ताहिरा, साहू, Yes, sir. क्या? यहां देखो, अब इस थर्ड एक्सिस पे आते हैं। मैंने आपसे बोला थर्ड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। पहले तो इस बात को समझो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है सर कि अगर ये वाला जो स्क्वायर आपने बनाया है, इफ दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जिस एक्सिस के अबाउट मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कह रहा हूं, दिस इज जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। मतलब तभी तो वो
परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है कि दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग द जेड एक्सिस, और उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे जवाब देगा, वरना मैं अभी रिमूव करूंगा। ठीक है, आपको इशू है तो आप, मुझे नहीं पता आपकी इशू है तो या तो आप पहले अपना इशू बता दें कि व्हाई यू आर अनएबल टू स्पीक ऑन योर माइक, और अगर इशू नहीं है तो आप समझिए मैं आपको बाहर कर दूंगा अभी। तो इसलिए मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये एक्स वाई में मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस लाइन ए बी इज ड्रॉन इन दिस एक्स वाई प्लेन। हाँ भाई महुना, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? महुना, महुना, जी वो हालत है यार इसका। हाँ भाई विभूति, बेटा माइक अनम्यूट करो। विभूति अनम्यूट योर माइक। विभूति, हाँ जानवी, 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 चैट कर सकती हैं आप, आपके माइक की अगर दिक्कत है तो आप चैट पे आंसर कर सकती हैं मुझे। तारिक, तुम्हारा माइक ऑन होता है या वो भी नहीं होता? तुम्हारा भी नहीं होता तारिक? जी पहली बात ये बताओ मेरी आवाज जा भी रही है? हर्षित, जी सर, ऑडिबल हो आप? मैं ऑडिबल हूं तो फिर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तारिक, तायरा, सक्षम, Yes, sir. ठीक है। बस इन दो बच्चों को मेरी आवाज जाती है और यही दो बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं। तायरा, यस सर। सर आपकी हाँ आवाज जी, नहीं आ रही थी बीच में। जो बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो ए बी है, ये वाली लाइन मैंने लिया है, तो ये बताओ यस सर। जेड एक्सिस इस वाली लाइन से कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? अगर सर मैंने कोई लाइन ए बी, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर, अच्छा अगर ये लाइन मैं ऐसे नहीं ड्रॉ करता, है ना, एक्स वाई प्लेन में मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करता, मगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता, तो फिर क्या जेड एक्सिस इससे परपेंडिकुलर होता या नहीं होता? सर नहीं होता। फिर भी होता ताहिरा। यही तो पूछना चाहता हूं मैं बच्चों से, ये एक्स वाई में कैसे भी लाइन आप ड्रॉ करें, एक्स वाई प्लेन से हमेशा जेड कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। एक्स वाई से हमेशा जेड कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन में आप कैसे भी लाइन ड्रॉ कर दें, वो हमेशा जेड एक्सिस से कैसा होगा? वो हमेशा जेड परपेंडिकुलर। एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? हमेशा यस। जेड एक्सिस से यस सर। परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? यस सर। समझे? ठीक है, अगर समझ गए तो मेरी बात सुनो।
अगर आपको समझ में आ गया तो मेरी बात सुनिए, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई तो मेरी बात सुने आगे। मैं ये कह रहा हूं कि सर ये वाला जो तीसरा एक्सिस है वो प्लेन ऑफ स्क्वायर से परपेंडिकुलर है, तो इसमें सारे मास, चाहे ये वाला मास हो, मतलब भूल ही गया कि ये मास की वैल्यू क्या थी रे इसकी वैल्यू? ये M 2m था शायद, ये वाला 2m ये का 2m था, Yes, ऊपर m था। 2M. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो तीसरी एक्सिस मैंने लिया है, ये वाला जो तीसरी एक्सिस लिया, मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द स्क्वायर। तो बेटे इन पार्टिकल्स का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, आप यहां से यहां तक की एक लाइन ड्रॉ कर दो, बिकॉज ये जेड एक्सिस है और ये वाली जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में आप चाहे जैसी लाइन ड्रॉ कर दो वो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। वो कैसी होती है? जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर। मतलब आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, इधर आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, इधर आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, इधर आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो जेड से क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। भाई एक्स वाई प्लेन में आप जैसी भी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, हमेशा वो जेड एक्सिस से क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर है वो सिंपली हाफ ऑफ द डायगोनल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टेक्स से इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ ऑफ द डायगोनल। और डायगोनल का हाफ कितना होता है? a by √2। भाई पूरे डायगोनल की लेंथ होती है √2a, तो इसका हाफ करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, और इसको रेशनलाइज अगर कर लें √2 तो ये हो जाएगा 2a by 2 √2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a by √2। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल के हाफ की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है। खैर इसका मतलब अगर हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय a by √2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4m मल्टीप्लाइड बाय अगेन a by √2 का स्क्वायर प्लस ऑफ m into a by √2 का स्क्वायर एंड अगेन प्लस ऑफ 2m into a by √2 का स्क्वायर। तो दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अगर सारे मासेस सेम होते तो मैं एक ही बार लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर देता, बट सारे मासेस अलग अलग हैं तो इसलिए इतना करना पड़ा। तो 2m into a square by 2, ठीक है, 4m into ये हो जाएगा a square by 2 प्लस ऑफ m into a square by 2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m into a square by 2। ये ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2ma स्क्वायर प्लस ऑफ ma स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा सर ये। और ये वाला जो है दिस इज 2 and 2 कैंसिल्स आउट, दिस इज इक्वल टू ma स्क्वायर। तो m और m 2m and 2m 4m, और पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4m 2 8 9ma स्क्वायर बाय 2 आएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। यस ये आया है क्या? यस सर, ये बेटा। ठीक है, तो 9ma square by 2। Sir, I muted myself and I was speaking, but I guess I was not audible to you. I texted you, but you didn't responded. But I didn't get your any message. Anyways, इसको नोट करिए। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि if you have any axis जो plane of the square या plane of the rectangle से perpendicular हो, if your axis is perpendicular to the plane of your figure, तो उस केस में आप पार्टिकल का डिस्टेंस कैसे भी मेजर करेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये नोट कर लीजिए। और भी सवाल है बेटा? Done, sir. ठीक है बेटे, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अरे सीधी लाइन बनो यार, ये ट्रायंगल ठम ठम ठम, ये आपका एक ट्रायंगल है और मैं अलग अलग एक्सिस के अबाउट फिर से इसमें भी पूछूंगा और आप मुझे 1 by 1 सॉल्व करके आंसर बता देंगे। ठीक है, सारे एक्सिस के साथ एक बार में नहीं सॉल्व करना, 1 by 1 करना है। तो क्या मतलब हुआ सर? जैसे मैंने बोला ये 2 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम का पार्टिकल है और ये 3 किलोग्राम का पार्टिकल है, मान लीजिए। And this is an equilateral triangle. Side length of this equilateral triangle is 4 meter. Side length, it's an equilateral triangle, remember.
तो ये इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 मीटर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब फिर से 1 by 1 मैं एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं कि मान लीजिए ये अपनी एक एक्सिस है, कॉलिंग दिस एक्सिस एज एक्सिस 1, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और दूसरी एक्सिस यहां पे है, यहां पे, ठीक है, ये कहां से पास हो रही है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, ऐसे क्वेश्चन 11th में बहुत आते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। चलो करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट पहले कोशिश करो, कम से कम एक्सिस 1 के अबाउट तो कर ही सकते हो। ये जो दूसरा वाला एक्सिस है उसके अबाउट नहीं भी होगा तो मैं बस सिखाऊंगा, बट एक्सिस 1 के अबाउट तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। ओके जानवी, ओके सक्षम, ओके तेरा, चलिए देखते हैं, अगर हम एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस 1, ठीक है, तो एक्सिस 1 के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो 2 किलोग्राम वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज एक्सिस 1, तो 2 किलोग्राम वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सीधा सीधा जीरो हो गया, बिकॉज 2 किलोग्राम एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, और कोई भी पार्टिकल जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही हो, if you have a particle exactly at the axis of rotation, so the moment of inertia for that particle will be exactly equal to zero, है ना, वो तो सीधा सीधा जीरो होगा। द रीजन इज कि भाई अगर कोई चीज एग्जैक्टली उसी ओरिजिन पे ही लाई कर जाएगी तो उसकी डिस्टेंस जीरो है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो गया, 2 किलोग्राम का तो जीरो हो गया, 2 into 0 प्लस ऑफ 1 वाले का अगर लिखोगे तो 1 वाले का कितना होगा, 1 वाला इस एक्सिस से 4 मीटर की दूरी पर है, तो 1 into 4 का स्क्वायर। अब आते हैं प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। अब क्वेश्चन अराइजेस के सर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बिकॉज इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये 4 मीटर है, तो ये अगर मैं यहां से कोई इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये इक्वली डिवाइड कर देगा, ये वाली लेंथ 2 मीटर होगी सर, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है सर, बचपन में पढ़ाया जाता है, इसका मतलब 3 into 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब सिंपली 4 का स्क्वायर इज 16 और इसका इज 12, तो मेरे हिसाब से तो ये 28 kg मीटर स्क्वायर आ गया ये आंसर।
अब किसका किसका ये आंसर आया था चलो देख लेते हैं। जानवी का 64 आया, क्यों आया मुझे नहीं पता। सक्षम का 10 आया, क्यों आया मुझे नहीं पता। स्क्वायर तायरा करना का भूल। तायरा 6ma² कहां से ला रही है मुझे नहीं पता। तायरा यहाँ पर जब वैल्यू दे रखा है तो फिर m और a के टर्म्स में कैसे आंसर आ रहा है तुम्हारा। a की वैल्यू मैंने दिया हुआ है, m की वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू के टर्म्स में आंसर आएगा ना बेटे। खैर, तो दिस इज हाउ वी गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है तो सीधा सीधा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। और अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं है तो फिर उसका डिस्टेंस देख लोगे कितना है उस पार्टिकल का। तो मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले केस में, केस नंबर 2। ठीक है, अब मैं इसके साथ साथ पैरेलली एक और डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको ये पैरेलली आपको ये डायग्राम बना के समझाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या है। अच्छा देख लेते हैं सक्षम भाई। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे ये ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल का ये सेंट्रोइड है ना, ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। फिर से ये देखो, ये जेड एक्सिस है। बात समझना, ये ट्रायंगल इज इन एक्स वाई प्लेन और ये जो सेंट्रोइड पे जो मैंने एक्सिस लिया है वो जेड एक्सिस का लॉन्ग है। तो एक बात तो क्लियर है कि सर अगर कोई एक्सिस जेड एक्सिस है और आपका जो आपने स्ट्रक्चर बनाया वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब प्लेनर है, मतलब कौन से प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है इसका। और अगर आपने तीसरी एक्सिस जेड लिया है तो एक्स वाई प्लेन में आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ करें, you draw any line in xy plane, all those lines would be perpendicular to the z axis। नहीं आई बात समझ में भाई। अगर ये z axis है, xy प्लेन में आप चाहे ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए तब भी z से परपेंडिकुलर होगी, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसी कर दीजिए तब भी z से परपेंडिकुलर होगी, ऐसे कर दीजिए तब भी z से परपेंडिकुलर होगी। यही तो खास बात है ना भाई। तीनों एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स वाई जेड आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक्स वाई प्लेन में अगर आप एक्स वाई प्लेन में कैसी भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तीसरे वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन में आप कैसी भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो वाई से परपेंडिकुलर होगी। और सिमिलरली आप जेड वाई प्लेन में कैसी भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स से परपेंडिकुलर होगी। अब आते हैं सर, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सर मुझे एक बात बताओ, मुझे ना एक चीज बचपन में आपने पढ़ा हो शायद, ये सेंट्रोइड है ट्रायंगल का। सेंट्रोइड अब आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। सेंट्रोइड उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे मीडियंस आके मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आप चाहो तो इसको रिजल्ट को ड्राइव भी कर सकते हो, नहीं करना है तो याद कर सकते हो कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी साइड लेंथ एल हो, अगर ठीक है, या ए हो, जो भी हो, अगर इफ इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड की जो दूरी होती है वो l/√3 होती है। वर्टेक्स से सेंट्रोइड की जो दूरी होती है वो l/√3 होती है। वर्टेक्स से सेंट्रोइड की जो दूरी होती है वो l/√3 होती है। दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दूरी होती है। क्लियर। अब सर क्वेश्चन राइज होता है कि ये अगर दूरी है तो अब आपको ये l/√3, तो l की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4। तो आप सारे पार्टिकल का देखो तो सारे पार्टिकल का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो MOI, ये बात समझ में आ गई ना सबको, l/√3 और ये सब। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको लिखना है तो 2 इंटू एल की जगह आप क्या लिख देंगे 4, तो 4/√3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू फिर से 4/√3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इंटू 4/√3 का स्क्वायर। सबके लिए आप यही लिखेंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 8/3 प्लस ऑफ यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये मैंने कुछ गलत किया, सॉरी। ये 32/3 क्योंकि यहाँ पर 4 का भी तो स्क्वायर होना है। तो 32/3 प्लस ऑफ √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम इक्वल टू 16। ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ पर भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 16/3। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो। यस। यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the centroid and perpendicular to the plane of the triangle।
नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। प्लीज सीखिए कि कैसे फाइंड कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो गया बच्चों? Yes. चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझे सही वाला आंसर आपसे अभी तक नहीं आया, तो एक और बार एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, देखो कितने बच्चे कर पाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, मतलब जिसमें पार्टिकल रखे हुए हैं, सिंपली मास और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपने। ठीक है सर, और कोई अजूबी चीज तो करनी ही नहीं है। मास और उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बस ये काम करना है। तो आप मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर से मैंने एक स्क्वायर ले लिया, यहां पर मैंने पार्टिकल्स रख दिए, ये 2m, ये 2m, ये 4m, ये m, और मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूं। दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ए ओ आर, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये बॉडी, ये सिस्टम हम घुमा रहे हैं, और साइड की लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज ए, इट्स अ स्क्वायर हुज साइड लेंथ इज ए। आपको सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट, जो आपको एक्सिस मैंने दिखाया है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन। जो एक्सिस मैंने आपको दिखाया उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, बताइए जल्दी से। आंसर बोलो, इतना टाइम नहीं लगेगा, आंसर बोलो। 2.5 m स्क्वायर। अच्छा, और किसी का? एक और आंसर आया मेरे पास, लेट मी चेक। सेम, सेम मतलब सक्षम, जो हर्षित ने बोला वही। ओके, चलो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ भाई, बाकी लोग फिर अभी सन्नाटे में, मुझे पहले ये बात बताओ कि इस पार्टिकल का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पार्टिकल का इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन शोन? ये जो मैंने आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया है, वहां से अगर मैं इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो ये कितना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायगोनल। भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर में जो दो डायगोनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे ये डायगोनल हो और ये डायगोनल हो, तो ये आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। तो इसका मतलब है किसी भी डायगोनल पे अगर वर्टेक्स से मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो अपने आप में परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डायगोनल। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस वुड बी इक्वल टू a/√2, है ना। तो बस इतना सा करना है सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको क्या लिखना है? 4m इंटू a/√2 का स्क्वायर प्लस ऑफ m इंटू कितना? m इंटू a/√2 का स्क्वायर, यही लिख देना है आपने। तो ये कितना हो जाएगा? 4m a²/2 प्लस ऑफ m a²/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2ma² प्लस ऑफ ma²/2। ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 5ma²/2, जो आंसर हर्षित और सक्षम ने दिया है दैट इज 2.5 ma²। भाई इतना सिंपल नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग, अदर देन दीज टू किड्स?
सक्षम और हर्षित के अलावा बाकी लोग ये मल्टीप्लाई मतलब चाह ही नहीं रहे हो क्या? पढ़ोगे? गौरव साहू, गौरव साहू, विभूति और गौरव साहू, यार ये बोलते रहो, ऑनलाइन में यही फायदा है। मास्टर तुम बोलते रहो, हम तो बोलेंगे नहीं, कह देंगे कि नहीं इंटरनेट का इशू था। खैर चलिए आपकी मर्जी भाई, पढ़ना है पढ़िए, मत पढ़ना मत पढ़िए। एनीवेज, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है भाई हर्षित और सक्षम और जानवी, तो ये तो आपका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए देखा, जहां पर यू न्यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका, बेसिक ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। दैट बेसिक ज्योमेट्री इज व्हाट? तो द बेसिक ज्योमेट्री फ्रॉम द क्लास 7th 8th जो हम ज्योमेट्री सीखते हैं वो आपको आना चाहिए, तो यू विल be able to find the perpendicular distances in all the cases, right? So this is the concept related to the moment of inertia of the discrete particle system, जिसमें आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, एंड यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ द पार्टिकल विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ दोस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बस ये कर रहे हो और उससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल रहा है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज इंटीग्रेशन विल बी इन्वॉल्व इन दिस, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अब जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो हम रिजिड बॉडी का निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो पार्टिकल्स, मतलब जहां पर हमें इंडिविजुअल बॉडीज थे बट उसका अपना साइज नेग्लिजिबल हम मान रहे थे। पार्टिकल का बेसिक मतलब होता है ऐसी कोई भी बॉडी जिसका मास तो फाइनाइट है बट उसका साइज नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे बॉडीज को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उसके डायमेंशन को हम कंसीडर नहीं करते। तो ऐसे बॉडीज की हम बात कर रहे थे अभी, जिसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे थे, एंड वी न्यू द डिस्टेंसेस ऑफ दोज पार्टिकल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर और फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, वी न्यू दैट। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का दूसरा मतलब रिजिड बॉडी, लाइक रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, होलो स्फीयर, इस तरह की चीजें। तो इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे हम, बट एक दो तो जरूर हम सीखेंगे ना कि हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपको बुक्स में गिवन है या जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, उसकी तो एटलीस्ट विल टॉक, है ना, एटलीस्ट विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रॉड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मैं आपको एक बात बताऊं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही याद करना जरूरी, मतलब सिर्फ इनफ नहीं है। मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है वो भी याद रखना जरूरी है। जैसे अभी लिख रहा हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी वन एंड ऑफ द रॉड। मैंने पूरा लिखा है ताकि आपको ये बात याद रहे कि मैं किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं रॉड तो ले रहा हूं, बट रॉड के लिए कौन सी एक्सिस, पहला वाला केस में कौन सी एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं, तो दैट एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी वन एंड ऑफ द रॉड। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि इफ यू चेंज द एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। ये अभी आपको बता चुका हूं। एंड व्हाई विल इट चेंज? बिकॉज देखो, सिस्टम का मास तो वही रहेगा बट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर देंगे तो अनडाउटेडली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो इसीलिए रिजिड बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लिखा जा रहा है, दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। वो आपको अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है या लिखा जा रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए साहब, तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मान लीजिए कि मास ऑफ रॉड is equal to m and length of rod is equal to l। ये हमने मान लिया। क्लियर? अब देखिए सर, अब मैं मिल के बात करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए हर्षित, रॉड भी तो मेड अप ऑफ पार्टिकल ही है। यस सर। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूं कि इफ इट इज आयरन रॉड, तो ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट आयरन पार्टिकल्स से बना होगा ये रॉड। तो अगर हर्षित मैं आपसे ये पूछूं कि कोई भी जनरल पार्टिकल अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वुड बी सेम या डिफरेंट? डिफरेंट।
ऑब्वियसली दैट वुड बी डिफरेंट। और यहाँ पर आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, अब ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल की पोजीशन पता कर सकें, बिकॉज देयर आर मिलियन एंड बिलियन ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आप इवन इफ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप ऐसा कह भी दें कि हमें हर पार्टिकल की मान लो पोजीशन, आप ये कह देंगे हम नहीं, हमें हर पार्टिकल की पोजीशन पता है, हर पॉइंट पार्टिकल की पोजीशन पता है, तो भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज देयर आर मिलियन बिलियन ऑफ पार्टिकल। तो कितने ऐड करते रहोगे आप? ऑब्वियसली वी हैव एन इशू। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो इस केस में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इफ यू रिमेंबर इन द केस ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो आई डिड द सेम, एंड हियर आल्सो आई विल बी डूइंग द सेम। मैंने ये बोला था कि आप इस पूरे रॉड का कोई ऐसा एलिमेंट कंसीडर करें, और वो एलिमेंट कैसा, तो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट। कैसा एलिमेंट, तो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट। और उस इनफाइनिटेसिमली स्मॉल का क्या मतलब था, तो उस इनफाइनिटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसकी अपनी लेंथ is tending to zero, मतलब it is almost equal to zero, उसकी अपनी जो लेंथ है that tends to zero, वो जीरो को टेंड कर रही है, तो ऐसा एलिमेंट है ना। मतलब इतना छोटा एलिमेंट, लॉजिक ये है कि इतना छोटा एलिमेंट सच दैट कि हम उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सके, क्योंकि पार्टिकल का बेसिक मतलब होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी को हम पार्टिकल कहते हैं जिसका हम साइज नेग्लेक्ट करते हैं या नेग्लिजिबल मानते हैं, तो उसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी कोई पोर्शन आप ऐसा कंसीडर करिए जिसका अपना साइज नेग्लिजिबल हो, जिसको आप पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकें। तो हम ये कहते हैं कि भाई dx की एक एलिमेंट ले लेंगे, और कहां पर लेंगे, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ x पे। मतलब इस dx एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कितना माना मैंने, x। यहां तक क्लियर है? हाँ ना, बोल दो यार। Yes. ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने माना है दैट इज x। तो सर इस dx को अगर हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मास भी तो कुछ होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द मास ऑफ दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट dx। तो इसका मास चलो देखते हैं। हाँ बोलो, कोई कह रहा है, बोलो। Negligible. नेग्लिजिबल होगा, बट उसकी वैल्यू तो होगी। जैसे dx नेग्लिजिबल है, बट लेंथ तो मान रहे हो ना आप dx, ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल, बट आप मान तो रहे हो कि दैट इज Yes. dx। वेरी गुड हर्षित। dm की जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू टोटल मास अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx। ये सेंटर ऑफ मास में भी सिखाया था, आप लोग भूल जाते हो। देखो पूरे l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास, यार यूनिटरी मेथड ये भूल जाओ कैसे चलेगा। यूनिटरी मेथड का मास टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो एक यूनिट का मास पता चल गया। एक यूनिट मतलब 1 का। जैसे आपसे कहूं मैं कि 20 चॉकोलेट्स कॉस्ट ₹40, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो 40/20, यही यूनिटरी मेथड है ना भाई। तो पूरे लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना है, m/l है। तो अगर यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो सर dx लेंथ का मास कितना होगा, तो m/l जो एक यूनिट का मास है मल्टीप्लाइड बाय dx। यहां पर भी तो आप ऐसे ही करते हो ना, 20 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹40, तो 1 चॉकलेट विल कॉस्ट ₹40/20। तो अगर मान लो कि मुझे 60 चॉकलेट्स खरीदने हैं, तो कैसे निकालूंगा कॉस्ट, 40/20 मल्टीप्लाइड बाय 60। यार मुझे लग रहा है मैं चौथी पांचवी की मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं तुम लोगों को। Yes, sir. तो अब तो ये याद हो जाना चाहिए कि हम डीएम कैसे लिखते हैं, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ जिसमें आप मास निकाल रहे हो। m/l क्या हो गया, यूनिट मास हो गया, और dx क्या हो गया, वो लेंथ जिसमें हम मास निकाल रहे हैं। तो ये डीएम की वैल्यू। तो अब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, तो अभी सर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने x लिया हुआ है, देखिए, मल्टीप्लाइड बाय मास, मास की वैल्यू dm, तो इसको आप लिखेंगे x² मल्टीप्लाइड बाय m/l मल्टीप्लाइड बाय dx, यही तो लिखेंगे आप। Yes. यस सर। तो ये तो हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, इस एलिमेंट का। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ऐसे ऐसे एलिमेंट तो बहुत सारे होंगे, ऐसे ऐसे एलिमेंट तो बहुत सारे होंगे सर। यहां से स्टार्ट करिए तो यहां तक ऐसे ऐसे एलिमेंट कंसीडर करेंगे आप। मतलब यू कैन कंसीडर द एलिमेंट्स लाइक दिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 अप टू x इज इक्वल टू l, मतलब इस एंड से लेके इस एंड तक। तो इस एंड पे अगर आप हैं तो यहाँ पर x को 0 मान सकते हैं, और दूसरे एंड ऑफ द रॉड पे जाएंगे तो यहाँ कितना चले गए आप, x इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। इज इट क्लियर, प्लीज टेल मी। जी सर। Yes. वही m/l, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, x² dx, कहां से कहां तक, 0 से l तक। तो ये m/l बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर dx का, कहां से कहां तक, 0 से l तक, ये इंटीग्रेशन होगा। अब ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए तो मैं इंटीग्रेट करके बताता हूं। और आप में से अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए प्लीज। Is it done? Sir, wait. Okay. Yes, sir, done. एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर एक्स क्यूब बाई 3 होगा, 0 से l। अगर किसी को अभी भी इंटीग्रेशन नहीं आता तो प्लीज इंटीग्रेशन वाले वीडियोस देख लीजिए। तो ये m बाई 3l, इसमें अपर लिमिट पुट करिएगा तो l क्यूब माइनस ऑफ 0, सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा सर m बाई 3l, l क्यूब में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो l क्यूब। मतलब इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। बट ये सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, यही इट इज नॉट दैट इनफ टू रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट